हाँ जी, अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट पेपर की तरफ, जो है हमारा लॉ का। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक हमारा अकाउंट्स का पेपर फिनिश हो चुका होगा, सीए इंटर ग्रुप फर्स्ट का। अब अकाउंट्स का पेपर अच्छा गया है, बहुत अच्छा गया है, बुरा गया है, बहुत बुरा गया है, इसका कोई रिलेवेंस नहीं है आपके लॉ के पेपर से। तो सबसे पहले साइड कर देना अपना अकाउंट्स का पेपर, चाहे किसी भी तरीके से आपका गया हो, अच्छा बुरा है, उससे भी ज़्यादा अच्छा, कोई भी सिचुएशन हो आप उसे साइड कर दीजिए। सबसे पहली चीज़, आपके पास अब 1.5 दिन बचा हुआ और पूरा लॉ आपको रिवाइज करना है, ठीक है। तो लॉ को रिवाइज कैसे करना है, पहली चीज़ हमें ये बात करनी है। उसके बाद टाइम लिमिट क्या है इसकी, लॉ को रिवाइज करने की किस किस सीक्वेंस में करना चाहिए, एग्जाम डे की क्या स्ट्रेटजी है, आपको जब पढ़ाई करोगे तो कौन कौन से सीक्वेंस में आपको पढ़ाई करनी है, और उसके बाद इंपॉर्टेंट चैप्टर सेक्शंस जो मुझे पर्सनली लगते हैं कि एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ज़्यादा वेटेज होता है इनका, तो उन पे आपको चैप्टर वाइज और एक्ट वाइज भी बताया जाएगा। और लास्ट में आपका 15 मिनट्स जो है आपके एग्जाम में आप कैसे यूटिलाइज करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो लास्ट में वो चीज़ बताई जाएगी। स्पीड थोड़ी फास्ट रखेंगे इसमें एग्जाम टाइम को कंसिडर करते हुए। तो सबसे पहली चीज़, आप जब एग्जाम दे के आएंगे वापस, तो 6, अगर आपका 5 बजे एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो आप अप्रोक्स 6 बजे आप एग्ज़ाम दे के आ जाएंगे। और कितना भी कोई मना कर ले, एग्ज़ाम की चीज़ें माइंड में चलती ही रहती हैं, आप इसे मना नहीं कर सकते। तो अज्यूमिंग आप ये जितनी भी चीज़ें हैं 1 घंटे के अंदर फिनिश कर देंगे, फ्रेश वगैरह हो जाएंगे, 7 बजे आप पढ़ने बैठ जाइएगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ क्या होती है, जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है हमारी, कि हमारा जो कंपनीज एक्ट है वो 60 मार्क्स का है, और जब हम रिवीजन की बारी आती है तो सबसे पहले कंपनीज एक्ट की तरफ भागते हैं। तो कंपनीज एक्ट की तरफ जब हम भागते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, और होता क्या है कि हमारे 1.5 में से एक दिन जा चुका होता है और हमारा 60 मार्क्स का ही वो भी पूरा कवर नहीं हो पाता। तो रिवीजन स्ट्रेटेजी आपको दूसरे तरीके से चलनी है, मतलब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे बाद में देखेंगे, पहले जो 40 मार्क्स हैं आपके वो कंपेरेटिवली ईजी भी हैं। तो पहले जो रिवीजन होगा, जैसे आज का दिन है आपका, आप पूरे दिन से अकाउंट्स पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आपके माइंड के भी एक इंटेक करने की कैपेसिटी है कि कितनी चीज़ें वो अंदर ले सकता है। तो अब क्या है, कंपनीज एक्ट को साइड करते हुए हम सबसे पहले क्या करेंगे, आज का हमारा दिन है और हमारे पास 4 से 5 घंटे हैं आज के दिन में पढ़ाई करने के लिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहली सिटिंग आप 7 बजे करने बैठ जाइए, और 9 बजे तक 2 घंटे में आप पूरा का पूरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट फिनिश कर सकते हैं। ये आप तभी कर पाएंगे, दो चीज़ें इसके लिए इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, आपने पहले से ही रिवाइज किया हुआ है, मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, और अपने खुद के नोट्स आपके पास हैं जो आपने खुद से लिखे हुए हैं, ठीक है। स्टडी मेट से पढ़ के आप मार्क्स नहीं ला सकते, आप याद भी नहीं होगा आपको। तो खुद के नोट से आप पहले रिवाइज करिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, मॉक टेस्ट आपने दिया हुआ है तो आपने 2-3 बार अब तक रिवाइज कर चुके होंगे इसको, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उस केस में 2 घंटे में फिनिश हो सकता है बहुत ईजिली, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट आता है हमारा 9 बजे के बाद आप 11 बजे तक पढ़ेंगे कौन सा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एजेंसी बेलमेंट में और इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में, इसे क्या है उसे डिटेल में देखेंगे। तो 2 सिटिंग में आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फिनिश कर देना है, ठीक है। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर आपने पहले से रिवीजन किया हुआ है, मॉक टेस्ट दिए हुए हैं। अदरवाइज अब आके आप 10 दिन बाद 20 दिन बाद आके लॉ पढ़ोगे तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा इतने टाइम में। तीसरी चीज़, आप छोटा वाला एक स्टैट्यूट है आपका, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, ये आप जो है स्टार्ट कर सकते हैं 11 से लेकर 12 बजे तक, 1 घंटे में। कंप्लीट नहीं होगा लेकिन जितना भी आपसे हो पाया आप उतना कर लीजिए। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप स्टडी मैट के क्वेश्चन देख लीजिए, पूरा पूरा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिवीजन वीडियो आपके पास है तो या तो उसे देखिए, दूसरी चीज़ स्टडी मैट के क्वेश्चन देखिए, इतना इनफ है आपके लिए। उसके बाद जो है आपका दिन खत्म हो जाएगा, 12 बजे आपको सो जाना चाहिए। वैसे ही बहुत दिन में आज आपने काम कर लिया और पहला पेपर दे के आए हो इंटर का, ठीक है। तो दिमाग थोड़ा सा हिल गया होगा, पता चला होगा पेपर कैसा आता है। उसके बाद आ गए हम सेकंड सिटिंग में। सेकंड सिटिंग में क्या करना है आपको, आपका न्यू डे स्टार्ट होगा। हमें लगता है कि इस दिन में हमारी सबसे ज़्यादा आउटपुट आएगी, लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम है। आपके इस दिन में सबसे ज़्यादा आउटपुट आ ही नहीं सकती, ठीक है। जो मैक्सिमम आउटपुट आती है वो डिपेंड करती है कि आपने जो फर्स्ट सिटिंग की थी एग्जाम के दिन के बाद, उसमें आपने कितने मार्क्स का कवर किया। जैसे ये 10 to 15 मार्क्स का है, ये भी 10 to 15 मार्क्स है, तो ऑलमोस्ट आपने 20 या 25 मार्क्स का आपने यहाँ पे कवर कर लिया, 5 मार्क्स का हम इसको कंसिडर कर ले तो ऑलमोस्ट 30 के अराउंड मार्क्स का आपने कवर कर लिया है। तब आप इस स्ट्रॉन्ग पोजीशन को लेकर नेक्स्ट डे पे जाएंगे तो ही रिवीजन हो पाएगा। अदरवाइज जो है सेकंड सिटिंग जो है पूरा दिन उतने अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं होता। 12 बजे अगर आप सो गए हैं तो ऑलमोस्ट इतने बजे आपको उठ के पढ़ाई करने के लिए बैठ जाना चाहिए। सुबह मॉर्निंग से लेकर शाम को 6:30 बजे तक, इसका मतलब नहीं कंटिन्यू 12 आवर्स आपको पढ़ने, नहीं। आप अपने बीच बीच में जो भी सफिशिएंट ब्रेक है, जो भी आपको लिक्विड वगैरह फॉर्म में ज़्यादा पीने वाली चीज़ें ज़्यादा खाइए, और अपना ब्रेक लेके आपको एक स्ट्रेच में बैठ के कंपनीज एक्ट को पूरा पढ़ डालना है, ठीक है। अब कंपनीज एक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो मैंने आगे बताए हुए हैं, तो उन्हें बाद में देखेंगे। सीक्वेंस हमारा यही रहेगा, सबसे पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इनको आप इंटरचेंज भी कर सकते हो, पहले कॉन्ट्रैक्ट फिर नेगोशिएबल, लास्ट में इंटरप्रिटेशन आप देखोगे, उसके बाद कंपनीज एक्ट, और लास्ट में जब आप 6:30 बजे कंपनीज एक्ट को फिनिश कर देंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, 7 से 10 बजे तक 3 घंटे आपको देने पड़ेंगे जनरल क्लॉज एक्ट को।
इस 3 घंटे में आप स्टडी मैट के क्वेश्चन, एग्जाम पेपर, एमटीपी, आरटीपी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम डे पे क्या करना है, एग्जाम डे पे आपको रिवाइज करना है इन सेम सीक्वेंस जिस दिन एग्जाम आएगा, मतलब आज का दिन फिनिश हो गया, कल के दिन में आपने ये सारी चीज़ें पढ़ ली, अब एग्जाम के दिन आपको सेम सीक्वेंस में रिवाइज करना है। रिवाइज का मतलब क्या है, पहले नेगोशिएबल, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर कंपनीज एक्ट, ये सारी चीज़ें आपको इसी सीक्वेंस में, और आपको यूज शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर्ड वाइल रिवाइज, आपने रिवीजन के दौरान जो भी आपने रिवीजन किया है उस टाइम पे आपने शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे या कुछ पॉइंट्स लिखे होंगे, तो वो शॉर्ट नोट्स क्या है, ऑन नोट्स क्या होते हैं, ये देखिए इस तरीके से आपने कुछ नोट्स बनाए होंगे। क्रॉसिंग जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जनरल क्रॉसिंग क्या होती है, स्पेशल क्रॉसिंग क्या होती है, अकाउंट पे क्रॉसिंग क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें आप अपने ही नोट से पढ़ सकते हैं, बुक से बिल्कुल भी याद नहीं होने वाला है इतने शॉर्ट टाइम में, ठीक है। उसके बाद पढ़ना कैसे है, सबसे पहले आप अपने नोट्स उठाइए, हैंड रिटन नोट्स आपके हाथ से लिखे हुए होने चाहिए, तभी जल्दी रिवीजन हो पाएगा। दूसरी चीज़, उसके बाद आपको ऑल स्टडी मैट क्वेश्चन जरूर देख के जाने हैं, एग्जाम कॉपी पेस्ट करेगा यहाँ से, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो कॉपी पेस्ट आएगा, इवन नेम भी आपका कॉपी पेस्ट आने वाला है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा कंसीडर करके चलिए जब भी आप जिस भी टाइम स्लॉट में पढ़ाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपको आरटीपी, एमटीपी और क्वेश्चन पेपर्स देखने हैं। आरटीपी, एमटीपी इस वाले के भी, इस अटेम्प्ट के भी, अगर आपके पास लास्ट अटेम्प्ट के नवंबर 2019 के भी आपके पास हैं टेक्स्ट का छोड़ के, तो आप इससे भी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट जाते जाते हैं एक्ट वाइज या कौन से चैप्टर वाइज हमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में सेक्शन 8, 9, 42, 43, 84, 85, 87 इतने सेक्शन से रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन देके चले जाएंगे तो आपको एक ना एक कंफर्म क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा ज़रूर, ठीक है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन 43 इंस्ट्रूमेंट विदाउट कंसिडरेशन, ये आपके एग्जाम में आने ही आने वाला है। जो इंस्टीट्यूट का आजकल फेवरेट बना हुआ है वो है सेक्शन 84, इसका आरटीपी में क्वेश्चन आया हुआ है कि रीजनेबल टाइम में अगर आपने चेक को प्रेजेंट नहीं किया तो उसके क्या इफेक्ट होंगे, ठीक है। तो इसका भी थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। मटेरियल ऑल्ट्रेशन क्या होती है, कब कब केस में मटेरियल ऑल्ट्रेशन ऑथराइज बाय लॉ होती है और कब कब मटेरियल ऑल्ट्रेशन होती ही नहीं है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में देनी पड़ेगी। ये आपका 2 मार्क्स में ट्रू फॉल्स में जरूर आएगा कि बताइए कौन सा मटेरियल ऑल्ट्रेशन है और कौन सा मटेरियल ऑल्ट्रेशन नहीं है। ये हो गई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात। अब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट की बात। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या करना है आपको, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी आपको स्टार्ट करना है, उसमें से सब कुछ पढ़ना है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी में, और जो लिख के देखना है या मैं कहूँ जो क्वेश्चन देखने हैं आपको वो कंटिन्यूइंग गारंटी और डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, यहाँ से ज़्यादा चांसेस है आपके क्वेश्चन बनने के। बन तो कहीं से भी सकते, पढ़ना आपको पूरा है, लेकिन जब रटने की बारी आएगी तो आप इन 2 टॉपिक्स को अच्छी तरह रट लेना, इसमें से एग्जाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। बेलमेंट प्लेज एक बच्चों वाला टॉपिक है, इसे आप पूरी थॉरो रीडिंग दीजिए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन या प्रोविजन नहीं है, तो बिल्कुल सिंपल प्लेन रीडिंग दीजिए, आपको एग्जाम में मिल जाएगा। सभी की रिवीजन करते हुए आप ध्यान रखें स्टडी मैट के क्वेश्चन जरूर करें, लॉ के अंदर भी स्टडी मैट के क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में। एजेंसी भी आपको बच्चा वाला टॉपिक है और इसको भी आपको प्लेन रीडिंग देनी है। ध्यान क्या रखना है आपको कि कहाँ फंस सकते हो, एक रेटिफिकेशन का टॉपिक आप अच्छे से करके जाइए, और रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग अथॉरिटी, रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी कौन से पॉइंट में होती है, उसकी क्या लायबिलिटी होती है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसमें आपका फिनिश हो जाएगा। अब आ जाते हैं कंपनीज एक्ट में, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा वेटेज वाला कंपनीज एक्ट, 60 मार्क्स। ध्यान में रखने वाली क्या बात है, कंपनीज एक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, और आपके कम से कम 8 से 10 चैप्टर है टोटल अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन वाला मिला के। लेकिन अगर आप इन 5 चैप्टर्स को अच्छे से करके चले जाएंगे तो ये आपके एग्जाम में फॉर एटलीस्ट 70% ऑफ मार्क्स, 70% मतलब 60 में से 40 या 42 अराउंड मार्क्स जो है वो इन्हीं 5 चैप्टर से आने वाले हैं। तो आप ध्यान रखें जब भी आप रिवाइज करें तो अगर आप इनको प्रायोरिटी में रिवाइज कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें कौन कौन से है, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आपका मीटिंग वाला चैप्टर है, ठीक है। जनरल मीटिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की सारी चीज़ें इसमें अंदर आती हैं। डिक्लेरेशन पेमेंट ऑफ डिविडेंड बहुत छोटा और इजी है। अकाउंट्स ऑफ कंपनी थोड़ा लेंदी है लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। एमसीक्यू ज़्यादातर यहीं से बनेंगे। ऑडिट एंड ऑडिटर्स का डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएगा आपको और एमसीक्यू में से भी आएगा। क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन क्या होती है ऑडिटर और ऑडिटर्स की, ये आपका कंपनीज एक्ट फिनिश हो गया। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स में आपको मैंने अलग से नहीं बताया, तो आप इसे प्लेन रीडिंग देंगे और आपका एग्जाम क्वेश्चन आरटीपी क्वेश्चन कर लेंगे तो वो ज़्यादा इनफ हो जाएगा। अब आते हैं हाउ टू यूटिलाइज फर्स्ट 15 मिनट्स। ये किसके केस में, जिस पेपर में एमसीक्यूज होते हैं। जिस पेपर में एमसीक्यूज होते हैं वहाँ पर एक हमारे पास एडवांटेज होता है। क्या एडवांटेज होता है, पहली चीज़ हमारे अगर ये 100 मार्क्स का पेपर होता तो राइटिंग स्किल में हमारे मार्क्स कटते ही करते हैं, आप कितना भी अच्छा आंसर लिख लीजिए। लेकिन ये जो 30 मार्क्स का पेपर है आपका, इसमें आपके मार्क्स कटने के जो मार्क्स डिडक्ट करता है आपका एग्जामिनर, वो राइट खो देता है अपना, या तो अपना क्वेश्चन सही होगा या अपना क्वेश्चन गलत होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप ये पेपर लिख रहे होंगे तो कोई भी आप एमसीक्यू ब्लैंक ना छोड़ के आएँ, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कई बार हम डाउटफुल रह जाते हैं कि नेगेटिव मार्किंग होगी, जैसे फाउंडेशन में होता है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आप तुक्का लगा के आइए, कुछ भी आइए, एमसीक्यू सॉल्व करके जरूर आइए। जितना टाइम आप डिस्क्रिप्टिव पेपर को देंगे उतनी ही इंपॉर्टेंस आपको एमसीक्यू भी देनी है, क्योंकि एमसीक्यू कितने मार्क्स के हैं, 30 मार्क्स के। अगर आप 70% भी या 80% भी ठीक करते हो तो ये भी बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं, और ऊपर से इसमें से मार्क्स आपके काटे नहीं जा सकते। तो आपको यूटिलाइज कैसे करने हैं, पहले 15 मिनट 2 सिनारियोज हो सकते हैं आपके।
मैं अगर बोल दूं कि पहले एमसीक्यू पढ़ लीजिए, तो ऐसा भी हो सकता है कई बार एमसीक्यू की जो बुकलेट है वो थोड़ी लेट मिलती है, तो वो सेंटर टू सेंटर आपका डिपेंड करेगा। तो इन केस पहले वाले सिनारियो में हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमें एमसीक्यू वाली बुकलेट और प्लस डिस्क्रिप्टिव वाली एक साथ मिल रही है, तो हमें क्या करना है, पहले एमसीक्यू पढ़ने हैं पूरे 15 मिनट में, फुल एमसीक्यूज हमें पढ़ डालने हैं। उसका रीज़न क्या है कि सारे एमसीक्यूज हर एक प्रोविजन को कवर करते हुए आएंगे अलग अलग एक्ट से। तो जिस टाइम आप पहला क्वेश्चन पहले एमसीक्यूज पढ़ रहे होंगे तो उस टाइम सारे प्रोविजन आपके माइंड में फ्रेश रहेंगे। अगर आपने डिस्क्रिप्टिव कोई पढ़ लिया और अंदर आंसर मतलब स्टार्ट भी कर दिया बंदे, तो वो सारी चीज़ें जो है आप भूल सकते हो। तो पहले 15 मिनट में पूरे प्रोविजन फ्रेश हैं, तो सारे एमसीक्यूज आप अटेम्प्ट कर डालिए, ठीक है। मतलब सॉल्व नहीं कर सकते लेकिन माइंड में आपके आ जाएगा कि ये आंसर है। इनकेस अगर आपको एमसीक्यू नहीं मिलता, पहले डिस्क्रिप्टिव आंसर मिलता है, पहले डिस्क्रिप्टिव आंसर की शीट मिलती है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहली चीज़ आप उसको ऑड वन आउट कर दीजिए। मतलब जो एक ऑप्शन छोड़ना है आपको, उस वाले क्वेश्चन को आप हटा दीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो मुझे नहीं आता और जो मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है आपका डिस्क्रिप्टिव वाले में, आप सीक्वेंस डिसाइड कर लें कि कौन सा आपको क्वेश्चन किया हुआ आता है, किस में आप सेक्शन मेंशन कर सकते हैं। सेक्शन मेंशन करना इंपॉर्टेंट होता है, आपके मार्क्स थोड़े कम कटते हैं अगर आपने सही सेक्शन मेंशन किया है। थोड़ी बहुत भी कंफ्यूजन आप छोड़ दीजिए, सेक्शन को मेंशन मत करिए, ठीक है। ये किसके लिए, हाउ टू यूटिलाइज फर्स्ट 15 मिनट्स। एमसीक्यू बुकलेट मिल गई है तो आप एमसीक्यू पढ़िए पूरे पूरे, दोनों भी मिल गए हैं तो भी आप खाली एमसीक्यू ही पढ़िए, ठीक है। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एमसीक्यू वाली बुकलेट जो है वो पेंसिल से फिल की जाती है और डिस्क्रिप्टिव वाली पेन से फिल की जाती है। सर्कल जैसे आपने किया होगा, आज भी सर्कल किया होगा, ये पेन से होता है, एमसीक्यू वाले में पेंसिल से होता है। तो जल्दबाजी में कुछ भी ना करें, एग्जामिनर जो आपका है उससे पूछ के करिए, जो भी आपका इन्विजिलेटर आया है आपका, उससे पूछ के भरिए सब कुछ, ठीक है। गलत कुछ भी नहीं करना है। ये रहा डिस्क्रिप्टिव। अब ये कहने के लिए 15 मिनट होते हैं, हमारे 5 मिनट जो वो साइन करने के लिए देते हैं उसमें वेस्ट हो जाते हैं, ये ध्यान रहे। जो भी चीज़ें लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताई थी वो कैरी करने के लिए, वो तो आपको कैरी करके जाना ही है। और एक लास्ट चीज़, आपको स्पीड मेंटेन करनी है थ्रू आउट। दूसरी चीज़, एमसीक्यू डिसाइड करेंगे आपका कि आपको एग्जेम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, या आप पास हो गए या नहीं हो गए। क्योंकि आप डिस्क्रिप्टिव में कितना भी अच्छा लिख लीजिए, आप कभी भी इंस्टीट्यूट की एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं कर पाएंगे। और कभी भी आपने नहीं देखा होगा लॉ के अंदर 98, 99 या 96 या 95 मार्क्स इतनी जल्दी आते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रहे, जितना आप एमसीक्यू पे फोकस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। चाहे आपको एमसीक्यू आता है या नहीं आता, आप उस एमसीक्यू को सॉल्व जरूर करके आएंगे, ब्लैंक बिल्कुल भी नहीं छोड़ के आएंगे, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिए। लॉ का पेपर है, आप जितनी जल्दी सिटिंग करके बैठेंगे आपको एक कॉमन सी चीज़ लगेगी, जितना जितना मैं पढ़ता जा रहा हूँ उतना उतना जो मुझे भूलता जा रहा है। तो वो नॉर्मल सिचुएशन है, सबके साथ है। जब आप एग्जाम में बैठ के एग्जाम लिखते हैं तो सब कुछ धीरे धीरे याद आने लगता है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है सब कुछ याद हो गया तो वो ऑकवर्ड, वो थोड़ी सी ऑड सिचुएशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे आप ये एक्ट आप पढ़ते जाओगे, पीछे का भूलते हुए जाओगे, वो नॉर्मल सिचुएशन है। एग्जाम में बैठोगे सब कुछ याद आ जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो करिए, डेफिनेटली वर्क करेगी ये आपके लिए। बाकी लॉ के पेपर के बाद टेक्स्ट की अलग स्ट्रेटेजी होगी, वो उसके एग्जाम, लॉ के एग्जाम के बाद हम डिस्कस करेंगे।